ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक नौजवान शख्स बहुत कंफ्यूज्ड हालत में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे और उसकी गर्दन पर एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल है, लेकिन क्या मालूम था उनको कि वो टाइम ट्रेवल की एक दास्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वो शख्स अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बता रहा था। पुलिस ने जब उससे आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो अब मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और जिस दिन ये वाकया पेश आया, सोवियत यूनियन को टूटे 2 दहाइयां गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी देखी ही नहीं थी, पर यह शख्स दिखने में 20-25 साल का लग रहा था और उस आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी पे शो होने वाली पिक्चर भी उसी की थी। ये सारा माजरा पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 इयर्स के बाद भी 20-25 साल का कैसे दिख सकता है। उन्होंने सर्गी से पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था जब पुलिस को लगा कि ये शख्स पक्का कोई पागल है। वो उसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर पाब्लो कट्रिकोव ने उसकी मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्गी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसको याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि मैं दिन के टाइम पर सिटी वॉक पे अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के लिए निकला था। तभी मैंने आसमान पर एक अजीब चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज कैसी दिखती थी, तो उसने बताया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैंने अपने कैमरा में उसकी फोटो खींची थी। ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी मजीद बढ़ गई जब उन्होंने कैमरा को देखा, जो कि एक बहुत पुराना याशिमा फ्लेक्स कैमरा था। इस कैमरा की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है। मसला इस कैमरे में से फोटो निकालने का था, क्योंकि इसमें जो रोल डलता था उसको 1970s में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एडम पॉइजनर नामी एक एक्सपर्ट को बुलवाया गया, जिसने कैमरा रोल पे लिखी डेट देखी तो मालूम पड़ा कि ये 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया था। उसने फोटोग्राफ्स डेवलप किए और तभी चीजें और ज्यादा कंफ्यूज होती गई। फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी पिक्चर्स थी। गाड़ियां, बिल्डिंग्स और स्ट्रीट साइंस सब कुछ 50s के दौर का था। हत्ता कि इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थीं जिनको बाद में गिरा दिया गया था और उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थी। ये वही सर्गी था जो 48 इयर्स पुरानी तस्वीरों में जैसा दिखता था, उसी हालत में, उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था। और रोल की सबसे आखिरी फोटो में, जैसा कि सर्गी ने बताया था, एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा था। ये सारा माजरा देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना काफी मुश्किल था। इस वक्त तक डॉक्टर के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि ये शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया है। अभी डॉक्टर इसी कश्मकश में थे कि वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। सर्गी पोनोमारेंको बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अगर अपने पीछे कुछ छोड़ा तो वो था ये कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी अजीबो गरीब कहानी। ऐसी कहानी जिसको जितना ज्यादा समझने की कोशिश की जाए वो उतना ही ज्यादा उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि 1960 में वाकई एक सर्गी पोनोमारेंको नामी शख्स कीव से गायब हुआ था। फोटोग्राफ्स में जो लड़की उसके साथ थी उसको भी ट्रैक किया गया, जो अब एक 70 साल की औरत है। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में सर्गी वाकई में गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया। ये उतने टाइम के लिए ही गायब हुआ था जितने टाइम के लिए ये 2006 में नमूदार हुआ। लेकिन उस खातून के मुताबिक वो 1960s में दोबारा गायब हुआ और उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। पर कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। सालों बाद उसको सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा था 2050। इस फोटो में सर्गी की एज ज्यादा है और बैकग्राउंड में कीव सिटी नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कीव सिटी स्काई स्क्रैपर से भरी हुई है।
उसने नोट में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सर्गी पोनोमरेंको की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पे दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी वाकई सच है? इस पर आने से पहले हम ये जानते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या वाकई पॉसिबल भी है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक तरह से टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल, हमारा कहीं भी बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम एक घंटा करके फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से अपना 1 घंटा सिर्फ आधे घंटे में बिता ले तो वो दूसरों के मुकाबले में आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पे चेंज होता रहता है, इसी तरह स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर डिपेंड करता है। हम अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और इसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम जुपिटर पे चले जाएं जिसका मास काफी ज्यादा है तो वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से यूनिवर्स में 5 साल तक चलती रहे और फिर वापस अर्थ पर आए तो हमारी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का डिफरेंस नोट किया जाएगा उसको टाइम डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक्स को एक ही टाइम पे सेट किया गया। 4 क्लॉक्स को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया, 4 को वेस्ट की तरफ और आखिरी 4 को अर्थ पर ही छोड़ा गया था। जब दोनों जहाज पूरे अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तो उनकी क्लॉक्स में काफी डिफरेंस देखा गया। जो जहाज ईस्ट की तरफ गए थे उनकी क्लॉक्स जमीन पे मौजूद क्लॉक्स के मुकाबले में 59 नैनो सेकेंड्स स्लो हो चुकी थी, यानी उनके लिए टाइम स्लो गुजरा था, आहिस्ता गुजरा था। और जो जहाज वेस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक्स 273 नैनो सेकेंड्स आगे हो गई थी। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फ्यूचर टाइम ट्रेवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। इस थ्योरी को भी एक एक्सपेरिमेंट की मदद से 2010 में प्रूव किया गया। एक एटॉमिक क्लॉक को शेल्फ पे सबसे नीचे रखा गया और दूसरी को 33 सेंटीमीटर ऊपर वाले शेल्फ पर। जो क्लॉक जमीन से करीब थी उस पर ज्यादा ग्रेविटी थी, इसी वजह से वो ऊपर वाली क्लॉक के हिसाब से स्लो चल रही थी। ये डिफरेंस बहुत ही कम था क्योंकि 33 सेंटीमीटर इतना ज्यादा फासला नहीं है। पर यह बात तय है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, जैसा कि ब्लैक होल में, तो हमारा टाइम अर्थ पर गुजरने वाले टाइम के हिसाब से बहुत आहिस्ता गुजरेगा। इसी चीज को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहां वो लोग एक ऐसे प्लेनेट पे होते हैं जो ब्लैक होल के करीब होता है। वहां गुजारा जाने वाला 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। स्पीड और ग्रेविटी की वजह से टाइम का चेंज होना इतना कॉमन है कि जीपीएस सैटेलाइट जिनमें दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स इंस्टॉल्ड होती हैं, उनको भी अर्थ के टाइम के हिसाब से बार बार मैच करना पड़ता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स हर वक्त 11,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। इसी वजह से इनकी क्लॉक्स पीछे हो जाती हैं। अगर इनका टाइम बार बार सेट ना किया जाए तो हमारे फोन्स हमें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन ही ना बता सके। ये तो हमने डिस्कस किया फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने को। ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, पर साइंस के मुताबिक इसका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो लाइट की स्पीड से चल सके ये फिल वक्त हमारे लिए बनाना नामुमकिन है। ग्रेविटी के जरिए टाइम ट्रेवल करने के लिए भी हमें करीबी ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1560 लाइट ईयर्स दूर है। हो सकता है आने वाले वक्त में इंसान ऐसी कोई चीज बना सके और टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। पर सर्गी पोनोमरेंको की कहानी में कितनी सच्चाई है,
असल में ये स्टोरी 2012 में एक यूक्रेन के टीवी शो में ब्रॉडकास्ट की गई थी जिसका नाम था एलियंस। इस रियलिटी प्रोग्राम के 3rd एपिसोड टाइम ट्रेवलर में ये कहानी दिखाई गई थी। सर्गी पोनोमरेंको की डॉक्टर के साथ सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ा लूप होल निकल कर सामने आया। इसमें जो डेट दिख रही है वो है वेडनेसडे 23 अप्रैल 2006, लेकिन कैलेंडर पे देखा जाए तो ये संडे का दिन बनता है। इसका मतलब है कि वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई थी और टाइम स्टैम्प बाद में ऐड किया गया। इसके अलावा सर्गी पोनोमरेंको की आईडी पर जो स्टैम्प देखी जा सकती है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टैम्प उस दौर की स्टैम्प से डिफरेंट है। और आखिर में कीव सिटी की 2050 की फोटो, जिसमें पीछे बिल्डिंग्स तो बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसमें काफी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, जिसका मतलब है कि ये इमेज फोटोशॉप किया हुआ है। इस इंसिडेंट से मुतालिक जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई, इनका रिकॉर्ड कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और अगर डॉक्टर पाब्लो कट्रिकोव इतने फेमस डॉक्टर हैं तो इनका नाम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है। बेशक ये स्टोरी बहुत वेल प्लान थी, लेकिन इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि ये सिर्फ शो की रेटिंग के लिए बनाई गई थी। टाइम ट्रेवल के टॉपिक में कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब हम सोचने लगें कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है तो पास्ट में भी किया जा सकता होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी काफी सारी साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जन्म देता है पैराडॉक्स को। मान लें कि आप किसी टाइम मशीन में बैठकर 10 साल पास्ट में चले जाएं और उस टाइम मशीन को ही बनने से रोक दें, तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस सिचुएशन को टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स कहा जाता है। 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी अरेंज की जिसमें वो अकेले मौजूद थे। इसकी अजीब बात यह थी कि इस पार्टी की इनविटेशन उन्होंने 1 साल के बाद पब्लिक की और कहा कि अगर कोई टाइम ट्रेवलर है तो 1 साल पास्ट में जाकर वो पार्टी अटेंड कर सकता है। ये उनकी तरफ से समझाने का एक तरीका था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है जेम टीवी की इस वीडियो में टाइम ट्रेवल का टॉपिक आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।